हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड, आपको पता है ज्योग्राफी चल रही है। ये ज्योग्राफी में बहुत सारी वीडियो जा चुकी हैं, 4 5 6, जो कि भौगोलिक दृष्टि हो गया या फिर द्वीप हो गया या फिर आपका देख लें तो खाड़ियाँ हो गई सारी। तो ये सब वीडियो जा चुका है और चट्टानें हो गए, इसके बारे में बताया जा चुका है। आप लोग उस सबको देखिए, सारे वीडियो देखिए। अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखिए, सारी अच्छे से डिटेल में बताया गया है हर एक एग्ज़ाम के लिए। दोस्त, एक एग्ज़ाम के मकसद से नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, सारे एग्ज़ाम, क्योंकि इसको आने वाले समय में बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। इस ऐसे ही तरीके से इस वीडियो को डिज़ाइन किया जा रहा है कि आगे चलकर भी काम आता रहे। जैसे जैसे बच्चे देखते रहें, और कोई भी बच्चा आ जाए, कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी करता हो, अगर जियोग्राफी को देखता है तो इससे बाहर मुश्किल है कुछ आ जाए। ठीक है दोस्त, तो हम बोले थे आपको क्या बताने आज की वीडियो में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बता दिया गया था कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में और हिमालय की कुछ विशेषताएं। पहले हम लोग विशेषताएं देख लेंगे, हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि हिमालय कैसे बना। ठीक है, उसके कोबर का सिद्धांत आता है, हैरिस का सिद्धांत है, ये सब आपको हम बताते हैं। पहले से कुछ हम लोग क्या देख लेते हैं, हिमालय की विशेषता। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैली है, इसकी श्रेणी का रेंज कितना है। ठीक है, क्या इससे बड़ी भी श्रेणी है कोई, है तो कहाँ पे है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है और बिल्कुल पूर्वी पॉइंट क्या है, पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट क्या है। अगर पश्चिमी में झुका है तो कौन सा पर्वत है जो पश्चिम में झुका है, किस देश में झुका है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, ये जम्मू कश्मीर जो कि पाक ऑक्युपाइड है वह, और यह इधर इधर आ जाता है पाकिस्तान, इधर आ जाता है यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, यहाँ से लेकर इसका नाम है नंगा पर्वत। इसी नंगा पर्वत पे दोस्त, इसी जगह हमारा आता है, उसके बारे में नेक्स्ट बता देंगे। आपका ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम वाले पार्ट पर ही हमारा पड़ता है। अगर बोला जाए पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप तुरंत बता देंगे K2 गार्डवेन आस्टीन। लेकिन अगर पूछा जाता है सिर्फ भारत की, जो कि पूरा का पूरा भारत में मौजूद हो, ऐसी पर्वत श्रेणी बताइए, पर्वत बताइए, फिर माउंटेन बताइए जो कि पूरा का पूरा भारत में स्थित हो, जो सबसे ऊंचा हो, तो बता देंगे आप लोग कंचनजंगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह कुछ हैं, अपवाद हैं, फैक्ट हैं। फैक्ट को हम लेकर चलेंगे साथ साथ में, जिससे आप लोग समझते रहिएगा, कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंगा पर्वत से लेकर ये वाली सीढ़ी ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से ये तो स्टार्ट है यहाँ से, लेकिन भारत में जहाँ से उसकी बात कर रहे हैं, नंगा पर्वत से लेकर बिल्कुल पूरब में नामचा पर्वत तक, यह इलाका तिब्बत का है, तिब्बती इलाका। तिब्बत है, तिब्बत इसी का एक तरह से विस्तार ही है, माउंटेन का ही विस्तार तिब्बत है। तिब्बत के बिल्कुल उत्तर में, पहले माउंटेन के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के उत्तर में आ जाता है कुरनूल श्रेणी। कुरनूल श्रेणी जो है दोस्त, वह हमारा पूरा पूर्व में चीन की तरफ फैला हुआ है, चीन में पूरा पूरब की तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक हमारा क्या है, हिमालय फैला हुआ है। हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखा जाए इसकी लंबाई, पूरी इस श्रेणी की लंबाई कितनी है, इस श्रेणी की लंबाई कितनी है। अगर बोला जाए श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो बता देंगे आप लोग 2500। कितना दोस्त, 2500 किलोमीटर। इस श्रेणी की पूरी लंबाई है 2500 किलोमीटर। यहाँ से मतलब पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। ठीक है दोस्त, अगर पूछा जाता है, और ध्यान से देखिए, पूरब में, पूर्व पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, तो बता देंगे हिमालय श्रेणी पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी श्रेणी है। लेकिन अगर पूछा जाता है उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की जब भी बात करेगा दोस्त, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम की जब बात करेगा तो हम लोग इसका नाम ले लेंगे। लेकिन जब बात करेगा यह हमारा इधर दक्षिण पश्चिम में, मतलब इधर दक्षिण साइड में, पश्चिम साइड में और उत्तर साइड में, पश्चिम और उत्तर साइड में सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, तो आप तुरंत बता देंगे एंडीज। पहला देखिए एंडीज है, आपको पता होगा एंडीज, जो कि 6000 से ऊपर श्रेणी में लगभग फैली हुई है, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में ये एंडीज पर्वत कहाँ पे है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं, यह आपका उत्तरी अमेरिका का बिल्कुल चिली वाला इलाका है, जो पश्चिम वाला। अगर ऐसे देखेंगे तो ग्लोब हमारा ऐसे है ना, अगर इंडिया यहाँ पे तो अमेरिका बिल्कुल पीछे पड़ता है, ग्लोब गोल है। ठीक है, गोल है। अगर इंडिया सामने है, ऐसे है, तो यहाँ पे बिल्कुल पीछे, पीछे बिल्कुल उसका उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। तो दक्षिणी अमेरिका नीचे की तरफ, और दक्षिण अमेरिका की केवल बात करें, दक्षिण महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की केवल बात करें, तो वह उसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो एंडीज पर्वत आता है पश्चिम की तरफ आता है। ठीक है, इसका भी एक वजह है, पश्चिम की तरफ जो श्रेणियाँ आती है वह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए एंडीज हो गया, एंडीज। उसके बाद आ जाता है मेरा
हमारा क्या आ जाता है दोस्त, जो कि उत्तरी अमेरिका में क्या है, उसका नाम है रॉकीज। रॉकीज के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यह भी उत्तर पश्चिम की बात है। पूर्व पश्चिम में अगर पूछा जाता है तो बस हिमालय ही बताएंगे दोस्त। हिमालय 2500 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। और लेकिन उत्तर पश्चिम की बात करेगा तो हम एंडीज लेंगे, फिर रॉकीज लेंगे, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर आगे आ जाता है यूराल पर्वत। यूराल रेंज जो है वो तो एशिया को यूरोप को अलग करता है, बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसको यूराल रेंज बोला जाता है। तो यह रहा आपका, इस तरह अब हम लोग जानते हैं। अब देखिए आगे क्या है, हिमालय की लंबाई नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। नामचा पर्वत तक दोस्त, इसको याद रखेंगे। अब देखिए अगर पूछा जाता है पाकिस्तान में हिमालय, और या फिर पहले सुन लीजिए, इस साइड मतलब पश्चिम के साइड और पूरब के साइड झुकाव हमेशा दक्षिण की तरफ है। इस हिमालय का झुकाव अगर देखा जाए पूरब के साइड भी और पश्चिम के साइड भी, पूरब और पश्चिम दोनों साइड में किस साइड झुकाव है, दक्षिण की तरफ झुकाव है। तो पूछा जाता है हिमालय का अगर भारत के दृश्य से देखा जाए तो झुकाव किधर है, तो आप बता देंगे कि दक्षिण की तरफ है झुकाव, क्योंकि इधर से भी देखिए लटका हुआ है और इधर से भी लटका हुआ है। जब इधर से लटका हुआ है वह पाकिस्तान में उसको बोला जाता है सोलेमान, क्या बोला जाता है, सोलेमान पर्वत बोला जाता है। यही चीज़ अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में भी कुछ पार्ट इसका लटका है, उसे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्त। यही हिंदू कुश बिल्कुल भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, जिसको हम बोला जाता है। अगर भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर किस पर्वत श्रेणी से अलग होता है, किस पर्वत रेंज से अलग होता है, तो आप बता देंगे तुरंत हिंदू कुश से अलग होता है, ठीक है दोस्त। यही चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ लिए थे। आराकान योमा पर्वत जो कि हमारा पूर्व में झुका हुआ है, पूर्व दक्षिण या दक्षिण की तरफ है ना। ये पूर्व वाला इलाका है हम लोग का, ये पश्चिम वाला है। तो पूरब की तरफ देखा जाए तो हमारा इधर म्यांमार है, म्यांमार से बिल्कुल अलग करता है भारत को आराकान योमा पर्वत, ठीक है दोस्त। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसका यह देख लेते हैं इसका आकार कैसा है, ठीक है दोस्त। इसका आकार अब देखिए, यहाँ पे यह देख रहे हैं हमारा हिमालय कैसा है, ऐसे झुका हुआ है, बिल्कुल धनुषाकार है कि नहीं, धनुषकार या फिर चापाकार बोल देंगे, धनुषकार या फिर चापाकार हमारा हिमालय फैला हुआ है पूरब से लेकर पश्चिम तक, ठीक है दोस्त। इसमें बहुत सारी श्रेणियाँ आती हैं, श्रेणियाँ हम पढ़ाएंगे। श्रेणियाँ जैसे कि ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय के बाद आ जाता है हमारा महान हिमालय के बाद लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। इस तरह ट्रांस हिमालय की केवल बात करें तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो लद्दाख है और जास्कर है ट्रांस हिमालय में, लद्दाख है और जो जास्कर है, उन दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती हुई पाकिस्तान में गिरती है, ठीक है। इन सब के बारे में नेक्स्ट में पूरा विस्तार से अच्छे से बात करेंगे। और अगर देखा जाए महान हिमालय में, तो महान हिमालय में भारत की सबसे लंबी श्रेणियाँ हैं, बहुत ऊंचाई वाली श्रेणियाँ हैं। बोला जाता है एवरेस्ट, जो एवरेस्ट हम लोग का सबसे ऊंचा श्रेणी है, वो कहाँ पे है, तो हमारा नेपाल में पड़ जाता है, जिसको सागरमाथा नाम से जाना जाता है। नेपाल में उसको सागरमाथा नाम से जाना जाता है और भारत में उसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। उसकी ऊंचाई अगर पूछा जाता है तो लगभग बता देते हैं हम लोग 8,850। इस समय तो 2 बढ़ गया है, 2 सेंटीमीटर के आसपास में। बोला जाता है कि रेड क्लिफ थे, या फिर अंग्रेजों के ज़माने में उसको कोई अंग्रेज़ था, उसको मेजर किया था, इस वजह से उसका नाम हिमालय एवरेस्ट के नाम से रख दिया गया, या फिर जो भी पड़ा हो उसका, लेकिन अंग्रेज़ के नाम पे पड़ा हुआ है। उसको अंग्रेजों के ज़माने में नापा गया था। अब तो काफ़ी दिन हो गया, कुछ ना कुछ उत्थान तो हो रहा है, बड़ा होगा जरूर, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसको अब मेजर किया जाता है 8,850 मीटर। लेकिन अगर बुक में देखेंगे आप लोग तो 8,848 मीटर ही लिखा होगा, इस पर मत जाइएगा। लेकिन दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा, अगर 8,848 भी है, 8,850 भी है, आप लोग लगाएंगे 8,848 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे हो गया आपका यह। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय महान हिमालय हो गया, महान हिमालय में सबसे लंबी चोटियाँ हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लघु हिमालय में भारत का जैसे धौलागिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है। ऐसी चोटियाँ हैं जो कि अधिकतर उत्तराखंड वाले इलाके में पड़ जाती हैं, ठीक है दोस्त। और जो महान हिमालय है उसमें जैसे कि आपका पड़ जाता है कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, फिर मसालू हो गया, एवरेस्ट हो गया। तो ऐसे मकालू, मसालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ठीक है। कंचनजंगा तो पूरा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है, जो कि पूरे, अगर केवल भारत की बात करें या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ना बात करें, तो भारत के पूरे सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबा चोटी कौन सा है, तो बोलेंगे हम लोग काराकोरम, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम, सॉरी कंचनजंगा, काराकोरम नहीं दोस्त, काराकोरम तो एक श्रेणी है, कंचनजंगा जो कि कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है दोस्त। अब देखिए एक और तथ्य बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिमालय के बारे में। अगर हिमालय जब ऊंची चोटियाँ सारी इधर की इधर ही क्यों हैं, सारी इधर क्यों ऊंची चोटियाँ नहीं हैं,
ये ऊंची चोटियाँ देख रहे हैं तो बस महान हिमालय में ही है हमारे। क्यों है ऐसा, क्यों है आखिर, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर देखते हैं दोस्त तो यहाँ पे बिल्कुल छिछला, बिल्कुल फैला हुआ है हिमालय। अगर इधर देखें पूरब के साइड में, सॉरी पश्चिम के साइड में, तो फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सकरा हो गया है। जब सकरा हो गया है, जब दबेगा तो चोटियाँ ऊँची ऊपर भी तो उठेंगी। जब किसी चीज़ को जब दबाएंगे तो क्या होगा, निकलेगा, लंबाई तो बढ़ेगी। जब कोई चीज़ दबेगा तो लंबाई बढ़ेगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो बच्चे पतले होते हैं थोड़ा सा लंबे होते हैं, ठीक है, देखने में लंबे लगते हैं, लेकिन बाद में अगर वही 1 साल 10 साल बाद देखें उनको, अगर मोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा नाटे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो बस वही हाल है यहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल फैला हुआ है, इस वजह से इस साइड में बिल्कुल जो चोटियाँ होती हैं छोटी पाई जाती हैं, और इस साइड पश्चिम वाले साइड, सॉरी पूर्व वाले साइड में जो चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ इधर ही पाई जाती हैं इसके, ठीक है। इसको याद रखेंगे पूर्व साइड में। अब ये तो बात हो गया हिमालय की उत्थान की, और कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे देखते हैं दोस्त इधर की बात हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है हमारा, नागालैंड है। नागालैंड के बाद मणिपुर है। मणिपुर के बाद मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम के बाद यहाँ कोको द्वीप है। और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, जो कि हिमालय से ही छट के आया हुआ है, कट छट के हिमालय से ही बना है। और यह जो हमारा है कोको द्वीप पे म्यांमार का कब्जा है, पूरा म्यांमार इस पर शासन करता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो मिजोरम है, तो मिजोरम में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय के ही दक्षिण में लटकते हुए यहाँ पे कटी छटी हैं, तो उसको बोला जाता है मिजो पहाड़ियाँ। फिर उसके ऊपर आ जाता है, मिजोरम के ऊपर है हमारा मणिपुर, तो उसको मणिपुर पहाड़ियाँ बोला जाता है, मणि पहाड़ियाँ बोला जाता है। फिर उसके ऊपर है हमारा यहाँ पे नागालैंड, तो नागा हिल्स बोला जाता है। फिर यहीं पर अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्त, नामदफा सीढ़ी, ठीक है। देखिए जिसको बोला जाता है नामदफा नाम से जाना जाता है, ऊंची चोटियां हैं। इस तरह की बहुत सारी चोटियां फैली हुई हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग हिमालय की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, फिर उसके बारे में कुछ फैक्ट वगैरह जानकर कि हिमालय का कैसे उत्थान हुआ है इसके बारे में जानते हैं। हैरिस ने क्या कहा था, हैरिस हैं एक भूवैज्ञानिक हैं, और आपके भूवैज्ञानिक हैरिस और कोबर, इन दोनों का सिद्धांत हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के सिद्धांत पे पूरा ये आपका उत्थान वगैरह कैसे हमारा हिमालय जनरेट हुआ, कैसे हिमालय बना, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। और कुछ छूट नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, कोबर के अनुसार ऊपर वाला जो इलाका है, कोबर हमारे भूवैज्ञानिक हैं। कोबर के सिद्धांत के अनुसार ऊपर वाला जो लैंड है उसे बोला जाता है अंगारा लैंड। क्या बोला जाता है दोस्त, अंगारा लैंड, ऊपर वाले को। अगर इतना काट दें, अभी फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए अच्छा फिगर बना ही लेते हैं, देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा देखिएगा, हम बना रहे हैं उसको। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, और यहाँ से नदी है, यहाँ से नदी बह रही है, बता रहे हैं अभी। ये सारी, इसको बोला जाता है टेथिस सागर। इसे क्या बोला जाता है, टेथिस सागर। टेथिस भूसंहति के नाम से जाना जाता है कोबर का सिद्धांत, और इसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। यह कहाँ से आया है, इसको क्यों गोंडवाना बोला जाता है, अभी बताते हैं, देखिएगा, ठीक है। गोंडवाना, टेथिस, इसको बोला जाता है अंगारा लैंड, ऊपर वाले भाग को, ठीक है दोस्त, अंगारा लैंड। अब देखिएगा आप लोग, जो हमारा हिमालय था, हिमालय को पूछा जाता है कौन सी युग का बोला जाता है, तो आप बता देते हैं तुरंत हिमालय को। हिमालय का सेनोजोइक महाकाल, बहुत सारे काल हैं दोस्त, तो हिमालय सेनोजोइक महाकाल का ही एक समझ लीजिए विस्तार है। सेनोजोइक महाकाल में ही उसका जन्म हुआ था हिमालय का, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किस काल में हिमालय का उत्पत्ति हुआ था, तो आप बता देंगे तुरंत हिमालय सेनोजोइक महाकाल में बना था। अब इसके बाद देखते हैं, पहले देख लेते हैं कोबर का सिद्धांत। कोबर एक भू साइंटिस्ट, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह बताया था कि लाखों साल पहले यह इंडिया जो है, इंडिया की संरचना ऐसी नहीं थी। इंडिया
बिल्कुल अलग अलग भाग में। जो ये गोंडवाना लैंड है, इसको गोंडवाना बोले थे, भूसन्नति के अनुसार इसे गोंडवाना लैंड बोला गया था, और ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड बोला गया था। और बीच में एक तैतीस सागर है। हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह कोबर नहीं बोले थे, लेकिन हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे 33 था, ऊपर एक लैंड था, नीचे एक लैंड था, तो यह इधर बंगाल की खाड़ी से और इधर वाला पानी जो है हमारा अरब के सागर से जुड़ा रहा होगा। यह वाला पूरी नदी अगर इधर से आ रही है ऐसे, तो यह इधर वाला जो नदी है पूरा अरब सागर से जुड़ा रहा होगा, और इधर वाला बंगाल की खाड़ी से जुड़ा रहा होगा। इस तरह हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोबर ने नहीं बताया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अंगारा लैंड ऊपर वाले को कोबर के अनुसार, और नीचे वाले गोंडवाना लैंड। यह हमारा जो गोंडवाना लैंड, इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका के भाग से ही ये टूट के आया था। अफ्रीका को गोंडवाना लैंड का हिस्सा बोला जाता है, वहाँ से टूट कर यह आया है पूरा, इस वजह से इंडिया के नीचे वाले पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका पूरा महाराष्ट्र ये सब आ जाते हैं इत्यादि, आप लोग राज्य के बारे में जानते होंगे। यहाँ देखिए, अब एक 33 सागर है। अभी 33 सागर को हम लोग 33 सागर बोलते हैं, लेकिन कोबर के अनुसार इसे बोला जाता है 33 भूसन्नति। क्या बोला जाता है? 33 भूसन्नति। और ऊपर है अंगारा लैंड, ऊपर अंगारा लैंड। अब देखिएगा दोस्त, अब अगर ऐसे है, अभी भी इस समय अगर देखा जाए इंडिया का मैप, अभी किसी भी देश का मैप देख लिया जाए, रियल में लैंड देखा जाए, जूम करके देखा जाए अच्छे से, तो उसमें देखेंगे बहुत सारी नदियाँ अभी भी बह रही हैं, अनुवर्ती हैं, पूर्ववर्ती हैं। इस पूर्ववर्ती अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे बस सुन लेते हैं थोड़ा सा समझ बनाने के लिए। तो पूर्ववर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ, अनुगामी नदियाँ, ये सब नदियाँ पहले भी बह रही थी और आज भी बह रही हैं। कुछ अपना मार्ग चेंज कर दी, कुछ पहाड़ों को काट कर बहने लगी। तो इन्होंने बताया था, कोबर ने बताया था कि उसी तरह जैसे आज है हाल में, उसी तरह बहुत पहले जब भारत या फिर पूरे विश्व का अच्छे से निर्माण नहीं हुआ था, महासागर आपस में सटी हुई थी, तो उस समय सारे महासागरों में विस्तार हो रहा था एक दूसरे से दूर जाने की। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि उत्तर पूर्व में ग्लोब में देखें तो इंडिया उत्तर पूर्व में पड़ता है। उत्तर पूर्व में इंडिया घसक रहा है, पूरा इसका फिसलन हो रहा है, उत्तर पूर्व में भागे जा रहा है, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे बात करें हम लोग खाड़ी देशों की, तो खाड़ी देश भी उत्तर पूर्व में, बिल्कुल यहाँ पे सटने के इरादे से इधर सटा जा रहा है, और मेडागास्कर भी उत्तर पूर्व में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज भी पूरे देश का विस्तार हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर पूरे देश में विस्तार हो रहा है। इसी तरह 2 से 3 सेंटीमीटर हमारा भारत भी उत्तर पश्चिम में हर साल खिसक रहा है, जो हमको नहीं पता चलता है, हजारों साल बाद पता चल जाएगा। इसी तरह दोस्त, लाखों साल तक बहुत सारी नदियां ऐसे इधर से, बहुत सारी नदियां जो हैं यहाँ से ऐसे बहती हुई 33 सागर में जाके गिर रही थी, इधर से भी और इधर से भी बहुत सारी नदियां आ रही थी, ठीक है दोस्त। तो कोबर के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो 33 सागर में इधर ईस्ट की तरफ, इधर जो बंगाल की खाड़ी है और इधर से अरब सागर से नदियां जाती रहीं, और इधर पूरा पानी था, और यहाँ पे एक लैंड, एक यहाँ पे लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से सारी नदियां अपना मलबा लेकर, जब बालू हो गया, चट्टानों का टुकड़ा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या करती रहीं, इस 33 सागर में मलबा अपना जमा करती रहीं। जमा करते करते एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि इसका जो गहराई है बढ़ जाता है, गहराई बढ़ जाती है, और ये थोड़ा छिछला हो जाता है, बढ़ जाता है, और नदियों का बहाव, बहुत सारी नदियाँ बह रही थी, जिससे कि नदियाँ तो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि निरंतर बहती रहती हैं, जब तक हम लोग का ग्लेशियर है तब तक वो बहती रहेंगी। तो इसी तरह बहुत सारी नदियाँ पहले भी थी जो कि खत्म होने वाला पानी उनका नहीं था, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह ऐसे कुछ ऐसे आकार में बना लिया अपना संरचना, इस तरह के बनाकर, और यहाँ पे जो लैंड था यहाँ पे देखिए बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे वलन पड़ने लगा, ऐसे पूरा बिल्कुल जिगजैग मोशन में वलन पड़ने लगा, ऐसे वलन पड़ने लगा। जब वलन पड़ने लगा तो कोबर ने बताया कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है इस 33 सागर के भूसन्नति से ही हुआ है, वो भी बहुत सारे नदियों के मलबा जमा होने के कारण उसमें वलन पड़ गया, उनकी दरारें भर गई। जब दरारें भर जाती हैं, जब दरारें भर गई तो उसमें क्या हो गया, दलदल बन गया नीचे की तरफ, और नीचे कठोर चट्टानें बनती चली गई, और क्या हुआ, नीचे छिछला हो गया, फैल गया। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने ही बताया, ये तो पहले अगर देखा जाए तो इसमें केवल नीचे की तरफ विस्तार हो रहा था, ऐसे नीचे की तरफ विस्तार हो रहा था, इसे बोला जाता है अवतलन हो रहा था, नीचे अवतलन से बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, जब पता है, जब किसी गुम्बाड़े में हम लोग पानी भर लें तो क्या होगा,
पहले अगर गुब्बारा छोटा है तो पानी क्या होगा, लगेगा हम लोग को ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा भरा रहा है। लेकिन वही गुब्बारे में जब पानी भरने लगते हैं, ऐसे उठाए रहेंगे तो क्या होगा, नीचे पतला होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और इधर से प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमको नहीं दिखाई देता है एयर में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी साइड साइड से प्रेशर बढ़ने लगा, इधर लैंड का, इस लैंड का, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। जब पतला हो जाता है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे, इस किनारे पे उठ जाता है, ऐसे वलन पड़ जाता है और बीच में समतल हो गया हिमालय हमारा। जब बीच में समतल हो जाता है तो इसी को बोलता है तिब्बत, इसी को बोलते हैं हम लोग तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं दोस्त? तिब्बत। और इसे बोला जाता है यांगलू, ठीक है, यांगलू, जो कि चीन में पूरा फैला हुआ है। और यह हमारा हिमालय है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के देखिए हिमालय के उत्तर में तिब्बत के उत्तर में यांगलुंग पर्वत, जो कि पूरा फैला हुआ है आपका चीन के पूर्व तक। ठीक है दोस्त, यह रही बातें। लेकिन बाद में यह तो रहा कोबर का सिद्धांत। इसको कोबर ने बताया कि ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन। रॉकीज भी है, एंडीज भी है, यूराल पर्वत भी है, ठीक है। ये सब न्यू फोल्डेड माउंटेन, जो कि अभी बहुत लाखों साल या फिर बहुत ज़्यादा पहले की नहीं बनी हुई हैं। जैसे हम लोग में राजस्थान में पहाड़ियाँ हैं, तो वो क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ, वो सबसे ओल्ड माउंटेन बोला जाता है, सबसे पुराने माउंटेन बोला जाता है। अगर पुराने माउंटेन में श्रेणी में आता है तो हम लोग का भारत का पूरा कह लीजिए अरावली श्रेणी आता है। लेकिन अगर बोला जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सब क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जो कि वलन इस पूरे भूसन्नति से ही बना हुआ है। भूसन्नति के सिद्धांत पर ही, इसको हम नहीं कह रहे हैं दोस्त, हम नहीं बोल रहे हैं, इसको कोबर ने बोला था। कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार 33 भूसन्नति भरने के कारण 33 सागर की पानी को क्या करे, समान बनाने के कारण, या फिर बहुत सारी नदियां अपनी मलबा जमा करने के कारण इसमें क्या बना दी, पूरा एक तरह से वलन प्रक्रिया इसमें चालू हो जाता है। जब वलन प्रक्रिया चालू हो जाता है तो प्रेशर और वलन के कारण इसमें क्या हो जाता है, दरारें वगैरह भर जाती हैं। दरारें भरने के बाद वलन पड़ने के कारण जब एक अर्थ, अभी इसको बताते हैं, इसको हैरिस ने बताया था। इस कोबर सिद्धांत अगर समझ में आ गया हो तो हैरिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हैरिस भी एक साइंटिस्ट ही थे। हैरिस भू साइंटिस्ट थे। हैरिस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है दोस्त, थियरी। अब इसका इन्होंने क्या बताया था कि दो प्लेटें जब आपस में लड़ती हैं तो एक प्लेट कमज़ोर होने के कारण, मतलब गोंडवाना लैंड जो है कमज़ोर था, अंगारा लैंड काफ़ी, आप लोगों को पता होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, पानी में अगर पानी है और लोहे का कोई कड़ ले लें तो लोहा पानी में डूब जाता है। इसका मतलब जो लोहा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इससे, पानी से, तभी तो डूब गया। इसी तरह गोंडवाना लैंड का डेंसिटी कम होने के कारण, अंगारा लैंड का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के नीचे चला जाता है, और पूरा जो नीचे जाता है वहीं से लावा जो नीचे चला गया वो बाद में लाखों साल बाद लावा का रूप ले लेता है, जो कि ऊपर निकलने लगता है। जो ऊपर निकलता है तो उसकी साइड या फिर बहुत सारी पर्वतमालाएं बनती चली जाती हैं, उसे बोला जाता है फोल्डेड माउंटेन। तो इसको किसने बताया था, तो बोलेंगे हैरिस ने अपने सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था। ठीक है दोस्त, और कुछ बातें रह गई हैं जिसको हम लोग अब पढ़ लेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर बोला जाता है, पहले कुछ बातें इसमें और कर लेते हैं। जैसे अब देखा जाए, हम लोग देखें तो यह 33 सागर का जब निर्माण हो गया दोस्त, उसके बाद अगर हम लोग पर्वत, मतलब 33 सागर नहीं, हमारे हिमालय का जब निर्माण हो गया उसके बाद हम लोग जब नीचे जाते हैं, आज भी पूरे अर्थ पे पहले भी था और आज भी है। अगर पूरा अर्थ पूरा गोल है, अगर उस पर हम लोग नीचे जाएँ करीब 200 किलोमीटर अगर सतह से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे कठोर चट्टानें हमको मिलती हैं, कठोर भूखंड मिलती हैं। वह भूखंड 6 से 7 भागों में बटी हुई हैं, जिसको बोला जाता है अफ्रीका का प्लेट, ठीक, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, जिसको इंडो प्लेट भी नाम से बोला जाता है, जो कि हमारा इंडो प्लेट के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीकन प्लेट के नाम से अफ्रीका वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन या फिर यूरेशियन कर लीजिए। यूरेशियन प्लेट से यूरोप और एशिया के बिल्कुल बीच वाला, ये दोनों भाग ऊपर वाले को, भारत के ऊपर वाला जो यूरेशियन प्लेट है, जहाँ पे यूराल पर्वत है, उसे हम लोग यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। यूरेशियन प्लेट के बाद हमारा आ जाता है उत्तरी अमेरिका प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इसी तरह अरेबिक
अरबिक प्लेट। फिर उसके बाद 6 हो गया, 7वां है पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर प्लेट। यह 7 प्लेट में हमारा जो अर्थ है पूरा बढ़ जाता है और अलग अलग देश इसके अंदर आते हैं। जैसे बात करें इंडो प्लेट में तो इंडिया आ जाता है, अफ्रीकन प्लेट में पूरी अफ्रीका की कंट्री आ जाती है, यूरेशिया में जो यूरेशियन प्लेट है उसमें चाइना, रूस, इधर पूरा यूरोप की पूरी कंट्री, यह सब आ जाती हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह सारी क्या हुआ, सारे जो भूलैंड थे, भूभाग थे पृथ्वी के, वो बढ़ जाते हैं। इसे ही बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही ऐसा हुआ है, जो कि हैरिस के प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने सिद्ध किया था। हैरिस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सिद्ध किया था इस चीज़ को कि आज भी अगर देखा जाए, यह तो हमारे कोबर के सिद्धांत में ही बताया गया था, कोबर भी बताए थे इस बात को, लेकिन हैरिस ने भी बताया था कि आज भी हमारा जो प्लेट है, हर पूरा महाद्वीप आज भी खसक रहा है अपने मूल स्थान से। पूरा अपने कह लीजिए कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ जैसे भारत है, भारत हमारा किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है। इसी तरह कुछ है, जैसे कि बात करें अफ्रीका को, अफ्रीका बिल्कुल ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह कुछ चीज़ें, या फिर देख लें जो खाड़ी देश है, अरबी हो गया और हमारा यमन, ओमान, कतर, ये सब को खाड़ी देश बोला जाता है। ठीक, गल्फ देश बोला जाता है। तो गल्फ वाला देश जो है वो भारत में सटने को आ रहा है, बिकॉज एक लाखों साल बाद ऐसा आएगा कि गल्फ वाला देश पूरा आके इंडिया में सट जाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है दोस्त, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरम के कारण ही ऐसा सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो हम लोग आज क्या क्या जान लिए, इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हमने पूरा हिमालय की विशेषता जान ली है और हिमालय कैसे बना, अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, भूसन्नति क्या है, कोबर का, हैरिस की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, इसके बारे में जान लिए। कैसे तिब्बत में वलन पड़ता है, ठीक है, तिब्बत कैसे मतलब कि कैसे तैतीस सागर में वलन पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा हिमालय में कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। एक चीज़ पटकोई बूम, मतलब कि यहाँ पे सबसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट चोटी क्या है, पटकाई बूम। फिर उसी तरह नीचे नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, इधर क्या है, फिर सबसे ईस्ट वाला श्रेणी कौन सा है हमारा, सबसे वेस्ट वाला श्रेणी कौन सा है, इसको हमने जान लिया। बस दोस्त, अगर ऐसे ही आप लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे तो जल्द ही हम लोग का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे चलते रहते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए बस। इसके आगे हम लोग जानेंगे जैसे कि हिमालय कितने भाग में बटा हुआ है। तो हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, मुख्य 4 श्रेणियाँ जो कि हम लोग स्टार्टिंग में समझे हैं। 4 श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर इसी तरह आ जाता है महान हिमालय में एवरेजली, अगर एवरेज में देखा जाए तो 6000 के आसपास में ऊंची चोटियां हैं, 6000 मीटर के आसपास में एवरेज चोटियां हैं। पूरी श्रेणियाँ जैसे मकालू, मसालू, ये सब जो चोटियां हैं, कंचनजंगा हो गया, ये सब आपके महान हिमालय में ही पड़ जाता है, ऊपर वाले इलाके में। और यहाँ पे अगर आ जाए आपका बहुत सारे जैसे गुलबर्ग पहाड़ियाँ हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ जाती हैं, कुल्लू घाटी है, कंगड़ा घाटी है, ये सब आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के पास पहुँचाइए जो पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हैं, पढ़ेंगे, वो लोग भी पढ़ेंगे, पेपर आएगा वैसे भी उन लोग को थोड़ा सा, अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग के लिए फ़ायदा है, जो लोग बाद में आएंगे थोड़ा सा उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग तो आगे पढ़ते जा रहे हैं इस समय ना, तो पढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग का बाद में तो रिवीजन ही होगा। उनको क्या है, वो अपना अभी बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं पेपर होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर अभी शांत में फिलहाल में बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद दोस्त।